हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने बजट कवर कर लिया था इंडिया का, एंड इस क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। नाउ इसके बाद आप देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे में ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 ही पेजेस में कवर हो जाएगा, एंड कुछ फैक्ट्स भी आर ओ के लिए, क्योंकि बजट में ही हमने जो इंडिया का बजट था वही हमने काफ़ी डेप्थ में कर लिया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा काफ़ी लैक हो जाता है। बट देयर सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो बजट के आसपास भी नहीं होती, थोड़ी बाहर होती है, जैसे बेसिक फैक्ट्स हो गए, ओल्ड हिस्टोरिकल डेटाज हो गए, वो आपको याद करने होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। अंटिल 1964 ये बजट के साथ आया था, मतलब 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक साथ प्रेजेंट होते थे। जैसे कि हमने देखा था 2017 में क्या हुआ, रेलवे बजट और जनरल बजट वाली जो चीज़ थी, लगभग उसी टाइप का हमें सिनेरियो देखने को मिल जाता है, जो हमें याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कि बिटवीन 2010 टू 11 टू 20 टू 21, ओके, जो बजट होता था वो 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया गया था, यानी ये पूरे 10 साल तक बजट को हमने 2 वॉल्यूम में प्रेजेंट किया, ठीक है। बाकी 2010 से पहले और 2021 के बाद बजट को हमने एक ही वॉल्यूम में डाला, ठीक है। अब ये हुआ क्या होगा पता नहीं। बेसिकली ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस कब आया था? 2008 में। हो सकता है उसके बाद इन्होंने ये स्टेप लिया हो, है ना। एंड बेसिकली कोविड के बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक ही साथ प्रेजेंट करेंगे। सो ऐसे कुछ सिनेरियोज रह सकते हैं, ओके। सो सिंस 2022-23 सिंगल वॉल्यूम में हमने प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को प्रेजेंट बनाने में और ये इकोनॉमिक सर्वे को बनाने और प्रेजेंट करने में। इसके हेड कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अभी कौन है? डॉक्टर V आनंद नागेश्वरम, ठीक है, याद रखना आपको इनका नाम। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ऑब्वियसली, एंड बेसिकली इसे लोकसभा में प्रेजेंट कौन करता है? तो निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक फैक्ट है, ओके। नाउ 2024-25 में, ओके ओके, सो बेसिकली इट्स अ रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। किसी भी देश का फाइनेंशियल वित्तीय कंडीशन कैसी चल रही है पूरे साल में, उसकी एक रिपोर्ट होती है। अब रिपोर्ट कब आती है? रिपोर्ट आती है साल बीतने के बाद। इसीलिए आप देखोगे 2024-25 का बजट जो आएगा वो 2025 में आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी। बट जो बजट आएगा कि भाई मैं आज मान लो आज दिन शुरू होता है, मुझे आज इतने रुपए खर्च करने हैं बस, तो बजट तो मैं पहले लेके चलूँगा ना अपना, तो बजट हमेशा पहले आता है। यानी कि 2025-26 का बजट जो आएगा वो आएगा 2025 में, एंड जो हमारा रिपोर्ट होगी वो 2024-25 की कब आएगी? 2025 में। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगेन डेटा रिलीज़ कब होता है? एक दिन पहले बजट से, यानी कि 31 जनवरी को आया था, और बजट कब आया था? 1 फरवरी को। नेचर क्या है? इट्स अ रिकमेंडेटरी नेचर, ये कुछ ऐसा बाइंडिंग नेचर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बजट कुछ कह रहा है गवर्नमेंट को मानना ही पड़े, बट बेसिकली इट्स अ वेरी हाई लेवल डॉक्यूमेंट, इसलिए मानना पड़ता है, गवर्नमेंट मान लेती है। ऐसे हल्के में हवाबाजी में मना नहीं कर सकती, ठीक है ना। कंसेप्चुअल पॉइंट्स कुछ होते हैं बहुत बेसिक से जो इस बजट इकोनॉमिक सर्वे में थे, कि हमें टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, कुछ भी होता है हमें इन्वेस्टमेंट करनी एक तरीके से, ठीक है। अब वो टेक्निकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे पैसे की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वाई वी हैव टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है 2047 तक। इसके अलावा पंच अमृत के भी 2030 एंड 2070 तक के कुछ लक्ष्य हैं, जो कि आपको 5 टारगेट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए, जिसको हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट और डीरेगुलेशन, ये क्या है? बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बजट है तो कोई एक कंपनी है, ठीक है, ये है XYZ कंपनी, ओके, एंड इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है 75%, ठीक है, और पब्लिक की कितनी है? 25%। ना जस्ट सपोज करो इसमें 25%, तो इसमें क्या रिसर्च एंड इनोवेशन इतनी हो पाएगी? वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा ना। अब गवर्नमेंट कोई ऐसी आ गई जो बहुत कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, जो कोई स्टेप्स नहीं ले रही ज़्यादा, ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग में कांग्रेस, वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, वो ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले रही है, सब कुछ अपना कंट्रोल में रखना, सोशलाइज्ड रखना। तो उस समय क्या होगा? इतना इनोवेशन होगा क्या? इतना रिसर्च होगा क्या? नहीं होगा। बट विद टाइम व्हेन इंदिरा गांधी केम, व्हेन मोदी जी केम, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट बनेगी, ठीक है। जो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे कि भाई तुम जाओ, तुम खेलो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे, उससे कंपटीशन बढ़ता है। एंड जब कंपटीशन बढ़ता है तो हमेशा फेयर कंपटीशन कौन इंश्योर करेगा? गवर्नमेंट। एंड जब फेयर कंपटीशन होगा
तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, नाउ डी रेगुलेशन क्या है? बेसिकली डी रेगुलेशन इज़ बेसिकली व्हाट, कि मैं अगर पुलिस वाला हूँ, ठीक है, और मेरी आदत है, बहुत ही लोकल भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत ही नॉन प्रोफेशनल भाषा में बोल रहा हूँ, अगर एक पुलिस वाले की आदत है हर जगह डंडा करने की, तो वो नहीं करेगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है, जो आपको समझनी है। डी रेगुलेट, हमें रेगुलेशन कम करने हैं, ठीक है। हर जगह चाचा चौधरी बन के नहीं पहुँच जाना कि अच्छा कस्टम ड्यूटी है तुम्हारी, ओके, नहीं है, तो वो उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। जब डी रेगुलेशन कम होगा तो रेड टेपिज्म भी कम होगा, ये आपने सुना होगा, ठीक है। रेड टेपिज्म बेसिकली व्हाट, ये क्या होता है? इससे जैसे जो ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं कुछ, जैसे पुलिस की किताब में मान लो आईपीसी की धारा में कुछ लिख गया, अब मुंह उठा के सिर्फ उसी को ही लेके बैठ जाओ, नहीं नहीं, सब दुनिया भाड़ में जाए, मेरे अंदर की कॉन्शियंस भाड़ में जाए, मॉरल वैल्यूज़ भाड़ में जाए, जो किताब में लिखा है मैं तो उसी हिसाब से तुमको सज़ा दूंगा अब, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें खुद के कॉन्शियंस के हिसाब से भी चलना चाहिए, ठीक है। एंड इसका जो ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स है उनका भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। सो इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। आई होप ये 3 चीज़ें समझ गए आप। नाउ एक चीज़ आपको देखनी है, स्टडी ग्रोथ आउटलुक अक्रॉस द कंट्री ग्रुप्स, ठीक है। अब कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है पूरे 2024 से लेकर 25 तक के एक साल के गैप में? वर्ल्ड में 3.3 के आसपास, एडवांस इकोनॉमीज़ में 1.9 के आसपास, एंड इमर्जिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में 4.2। अब बेसिकली जीडीपी की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें जो रैंक है, ठीक है, वो कितनी है? 13 2024 में। पुरानी रैंक्स आपको याद नहीं रखनी है, बट मैंने जनरली लिख दिए हैं कि आपको ये पता रहे कि ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। फिर जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स की बात करें तो 133.6। अब बेसिकली ये डेटा भी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, कायदे में बताऊँ तो आपको। नाउ इंडियाज़ ग्रोथ रिमेन्स क्लोज ड्यू टू डेकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। पूरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही है, कोविड आया था, युद्ध हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान का तो खैर अभी हुआ है, बट इसराइल का युद्ध चल रहा है ना, यूएसए की अलग तनावानी चलती रहती है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। इसके अलावा देयर सर्टेन वॉर जो 2 साल से 3 साल से चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो वो चीज़ एक अलग ही लेवल चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद भी 2015 से लेके 2024 तक के बीच में इंडिया का ग्रोथ हमेशा ठीक रहा है। एग्रीकल्चर में हमने इंक्रीज़ किया है, इंडस्ट्रीज़ में हमने इंक्रीज़ किया है, सर्विसेज में हमने सर्विसेज हमारी डिक्लाइन हुई है, एंड जीवीए एंड जीडीपी हमारी डिक्लाइन हुई है, ओके। बट वो इतना भी नहीं हुआ है कि बहुत ही सीवियरली इम्पैक्ट हो जाए। कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया है, ओके ना। कोई पूछता है जीवीए कितना है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो 6.4%, एंड जीडीपी क्या है? 6.4%, दोनों। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यू हैव टू लर्न बाय हार्ट द डेफिनेशंस ऑफ जीवीए एंड जीडीपी, ओके। ये आपको एनसीईआरटी की बुक्स में या फिर गूगल कर लेना, बहुत बहुत तमीज़ से याद करनी है। अगर उसमें गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है देन यू हैव टू मेमोराइज गुड्स एंड सर्विसेज एज अ होल। आप सिर्फ गुड्स मेमोराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं पर ऑप्शंस में खेल जाएगा कि जीडीपी कंप्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ वर्ल्ड लेवल गलत ऑफ अ नेशन एज अ होल, ओके। सो दीज आर द टर्म्स जो आपको याद रखने हैं। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं, सो इसमें मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस की जो हमारा नेगेटिव हुआ है, ठीक है। व्हाट इज ट्रेड बैलेंस, ये समझो। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? ट्रेड बैलेंस डिपेंड करता है, मैंने अपने घर में, और ये मेरा पड़ोसी का घर है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मैं हूँ, ठीक है ना। मैं अपने घर से कुछ सामान भेजूंगा पड़ोसी को और वो मुझे कुछ रुपए देगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओके। वो मुझे कुछ देगा तो मैं उसे रुपए दूंगा, है ना, यही तो होता है। अब अगर मैं उससे ज़्यादा सामान लूँगा तो ये बहुत बेसिक सी बात है, अगर मैं उससे ज़्यादा सामान ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा रुपए भी देने पड़ेंगे, है ना। यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड खर्चा ज़्यादा होगा तो मेरी जेब में यानी मेरे बजट पे असर पड़ेगा। इसीलिए हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कब माना जाता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा आपके पास, आपकी जेब भरेगी, ओके। ऐसे ही नेगेटिव कब? जब एक्सपोर्ट कम होंगे, इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे। ये देखो एक्स और एम याद रखना, ये जब इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं
ठीक है, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इम्पोर्ट्स को एम से। ओके, देन इक्वल कब होगा, जब बेसिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे ऑब्वियसली ना। इसके अलावा सर्विस ट्रेड बैलेंस हमारा पॉजिटिव रहा है एंड नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स हमारे पॉजिटिव रहे हैं। देयर इज अ राइज इन CRAR। ओके, ये कुछ टर्म्स होते हैं, CRR, RRR, रिवर्स रेपो रेट हो गए हैं, फिर CRAR हो गया, MSF हो गया, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट्स हो गए। ये बेसिकली टर्म्स हो गए। ये कितने हैं, मतलब कितना है कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, ठीक है, वो डिसाइड करती है इन सब चीज़ों को एक तरीके से, एंड वो चीज़ें आपको याद करनी है, आप छोड़ नहीं सकते, आपको याद करनी ही करनी है, एक एक चीज़ आपको याद करनी है। वो याद कहाँ से करोगे, करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगा, वहाँ से डेटा इसे लिख लेना। जो भी लेटेस्ट डेटा होगा जून तक का, वो आपको याद करके जाना है ना। बैंक रेट हमारा स्टडी रहा है हमेशा, NPAs हमारे कम हुए हैं, NPA कम हुए हैं तो एसेट प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। ओके, NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, कितने दिन के हिसाब से, 90 डेज के हिसाब से ये मान लिया जाता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें हमारे सर्विसेज हमारे पॉजिटिव रहे हैं, जहाँ पर वैल्यू जो 50+ है, एंड मैन्युफैक्चर में हमारी जो है नेगेटिव रहे हैं क्योंकि हमारी वैल्यू जो है 50 से कम है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन फैक्ट्स फॉर ROE एग्जाम जो कि आपको ध्यान रखने हैं। GDP ग्रोथ रेट हमारा कितना रहा है, 6.3 से 6.8% एस्टिमेट की बात हो रही है, एंड GDP ग्रोथ रेट 2024 से 25 तक एज पर RBI कितना रहा है, 6.2 से 6.3%, ये भी एस्टिमेट है। वर्ल्ड बैंक एंड IMF की बात करते हैं, दे कॉल्ड इंडिया एज अ इंजन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। किसने ये बताया है कि इंडिया इंजन ऑफ डेवलपमेंट है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने, ठीक है, याद रखना ना। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो इन्फ्लेशन CPI के टर्म्स में काउंट होता है, आपको पता होगा। इसमें एस्टिमेट्स की बात करते हैं, सो 4.9% था 2024-25 तक, और 2023-24 में था 5.4%, यानी कि महंगाई कम हुई है। 5.4 से हम 4.9 इन्फ्लेशन तक गए, यानी महंगाई हमारी कम हुई है। रेपो रेट कितना रहा है, 6.45%, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है, जो भी लेटेस्ट डेटा होगा वो लिख लेना आप यहाँ तक ना। सेक्टर्स अट्रैक्टिंग FDI, ठीक है, सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, मतलब ये है टॉम क्रूज़ की कंपनी, ठीक है, ये है अपनी शाहरुख खान की कंपनी। तो टॉम क्रूज़ क्या करता है भाई, शाहरुख खान की कुछ शेयर्स खरीद लेता है, शाहरुख खान की कंपनी में कुछ पैसा डालता है, ताकि क्योंकि शाहरुख खान थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं आजकल, तो ऐसा करोगे तो इट इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आई है, तो कंप्यूटर में लगभग 14.1%, ट्रेडिंग में 9.1%। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, वो जो नॉर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, बायोगैस कह रहा हूँ, कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमेशा हम शुरुआत से यूज़ नहीं करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हो गए, तो 7%। अदर सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं, 19.1%, ये आपको याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चाइना, USA, जापान, इंडिया, आपको याद रखनी है पूरी। रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स की बात करते हैं, तो हमारा 2030 तक का टारगेट है 500 गीगावाट तक की रेन्यूएबल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है खुद से। नेट जीरो का टारगेट क्या है, 2070 तक का। इसके अलावा एक पंच अमृत करके चीज़ है जो मोदी जी ने दी थी, ठीक है, वो थोड़ा आपको याद रख लेना है। इसके अलावा गति शक्ति योजना में हमने 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की है, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ इंडियाज एनर्जी कैपेसिटी, सो कोल में कितनी है, 46.2%, सोलर में 20.6%, विंड में 10.5%, हाइड्रो में 10.3%, गैस में 5.4%, एंड न्यूक्लियर में 1.8 और अदर्स में 3.5। इसमें भी जो शुरुआती 3 और लास्ट के ये न्यूक्लियर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिनरल्स के बाद मैं कुछ सेक्टर्स लूँगा एनर्जी के भी, जो पूर्वावलोकन से इंस्पायर्ड होंगे, उसके कुछ डेटा भी होगा पूर्वावलोकन का जो कवर्ड होगा, एंड इसके अलावा पूर्वावलोकन के अलावा आपको कंप्लीट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए थी वो मिल जाएगी NCERT के थ्रू। ओके, सो उसमें हम इन सब चीज़ों को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, बट हाँ याद कर लेना क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है ना। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सेकंड क्वार्टर में कितना हुआ था, 3.5%, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। एंड एस्टिमेट खरीफ प्रोडक्शन जो हुआ है वो है 1647 लाख मेट्रिक टन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना।
दिस इज़ योर इकोनॉमिक सर्वे। एक मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, दोज हु आर आस्किंग के एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा कब आएगा। सो एक एक दिन छोड़ के अब यानी कि परसों यानी 25 को आपको यूपी का बजट मिल जाएगा, 27 को आपको यूपी का इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। ओके, एंड शायद बजट या इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ ऐसा है जो काफ़ी डेप्थ में है, तो उसको 2 पार्ट्स में कवर कराऊंगा मैं। तो 27 और 28 को हो जाएगा कवर, एंड फ्रॉम 31 और 1, ठीक है, एक तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड मिनरल डेटा। ठीक है, ये काफ़ी डेप्थ में है, नोट्स बन चुके हैं। ठीक है, आपको 27-28 को नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे, आप उसे प्रिंट आउट करवा लेना। एंड काफ़ी डेप्थ में है ये, मेरे ख्याल से इसमें शायद 30 पेजेस के अराउंड के नोट्स हैं। ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट में नोट्स हैं, इसी फॉर्मेट में। ओके, इन्हीं पेजेस में नोट्स हैं क्लासमेट्स की नोटबुक में। इसको ध्यान रखना कि आपको ये प्रिंट आउट करवाना है, एंड व्हेन यू गेट अ प्रिंट आउट इसको रीड मत करना, जब मैं कराऊंगा तब रीड करना। उससे क्या होगा, याद रहेगा आपको, एंड दोबारा उसे एक बार देख लोगे खुद से तो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं खुद से। ओके, नाउ एक बात और, क्या एग्रीकल्चर और मिनरल डेटाज में मुझे या फिर आपको बेसिकली पूर्वावलोकन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ कवर्ड है। पूर्वावलोकन इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ माई नोट्स। ओके, इसके अलावा बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स होंगे जो पूर्वावलोकन में नहीं है, जो शायद कभी पूछे भी नहीं गए बट पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी विल कवर। फॉर एग्जांपल, अगर कॉफ़ी बोर्ड पूछ लिया तो भाई ये बेसिक सी बात है। एक मखाना बोर्ड भी अभी इस्टेब्लिश हो गया है बिहार में, पटना में, तो वो बहुत ही बेसिक सी बात है कि मुझे कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, पोटैटो बोर्ड, फला बोर्ड, डिमका बोर्ड सब कुछ याद होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं बाद में, एंड परसों मिलेंगे अब विद द बजट ऑफ यूपी। ओके।